नमस्कार। ITN न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी बात हमारे साथ की इस साहित्यिक श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम बहादुर व्यथित जी। हम आज आपको उनसे रूबरू कराते हैं। डॉक्टर राम बहादुर व्यथित जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है ITN न्यूज चैनल में। ITN न्यूज चैनल का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वह साहित्यिक प्रतिभाओं को उकेर रहा है, उन्हें प्रकाश में ला रहा है, इसके लिए मेरा हृदय से अभिनंदन और हार्दिक बधाई। डॉक्टर साहब, आप इस जनपद के वर्तमान में वरेण्य और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने आप जैसे जाने जाते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने काव्य और गद्य दोनों ही लेखन में महारत हासिल है और आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, कई कार्यक्रम भी किए हैं। तो ये आपने किस किस क्षेत्र में क्या लेखन कार्य किया है और समाज को क्या दिशा देने का प्रयास किया है, इस बारे में आप बताइए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1972 से मेरा लेखन कार्य आरंभ हो गया था। 1972 में मेरे परम मित्र प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर ओमलेश ने युवान संस्था का गठन किया, जिसमें मुझे संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया था और महामंत्री थे डॉक्टर रियाजुद्दीन सिद्दीकी। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है आप अनेक संस्थाओं से संबंध रहे, उनके पदाधिकारी रहे। वो तो आपका एक विलक्षण प्रतिभा रही ही है आपको नेतृत्व की। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो साहित्यिक गतिविधियां आपकी क्या रही जब से आपने लेखन किया है। सर्वप्रथम मेरा लघु कथा संग्रह डॉक्टर ओमलेश की प्रेरणा से देवदासी का विमोचन हुआ 1972 में, जिसका विमोचन माननीय मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, लघु कथाओं में मेरी विशेष अभिरुचि है। लघु कथाओं के पश्चात मेरे लेख बहुत ही बड़ी संख्या में सहकारी योग रामपुर और सामाजिक आक्रोश सहारनपुर, जगमग दीप ज्योति जबलपुर और नवोदित स्वर देहरादून में तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे और सहकारी युग से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उसमें डॉक्टर अवस्थी जी और हमारे डॉक्टर ओमलेश और मेरी रचनाएं एक साथ प्रकाशित मुख पृष्ठ पर होती थी। बड़ा हर्ष और बड़ा मुझे उत्साह की प्राप्ति होती थी। और उसके अलावा लेखने के अलावा समीक्षाएं लिखने की मुझ में एक प्रवृत्ति डाली डॉक्टर ओमलेश। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी आपकी बात से पता लगा कि आप समीक्षक भी रहे हैं, आपने लघु कथाएं भी लिखी हैं और विभिन्न लेख भी लिखे हैं पत्र पत्रिकाओं में। जैसा कि साहित्य क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को लगभग जानकारी है। आपने काव्य सृजन भी किया है। तो आपको इसकी प्रेरणा किससे मिली काव्य सृजन की? काव्य सृजन की प्रेरणा सर्वप्रथम मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी से प्राप्त हुई। उनके चरणों में बैठकर काव्य साधना की। और दूसरे प्रेरणा के स्रोत थे डॉक्टर ओमलेश। उनके साथ रहने पर मुझे बहुत लेखन का एक अभिरुचि जागृत हुई और वो समीक्षाओं के लिए मुझे प्रेरित करते थे। उनकी जैसे ही पुस्तक आती थी उसकी समीक्षा 2 दिन में लिखकर मुझे आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित करनी पड़ती थी। ये तो आपने बताया, ये आपके प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर उमेश जी, डॉक्टर अवस्थी जी। आपका जो आज आयु है, जो आपकी अवस्था है, जितना आपने साहित्य के लिए योगदान किया है, मैं समझता हूं आपने 3-4 पीढ़ियों का लेखन देखा होगा जी। तो आप क्या अनुमान लगाते हैं आज के परिवेश में कि आपके जो समकालीन रहे, आपके जो वरिष्ठ रहे या जो आज के युवा साहित्यकार हैं, उनमें क्या कुछ अंतर आपको महसूस हो रहा है? साहित्य सृजन में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, कहना नहीं चाहता हूं। पहले
एक बटवृक्ष होता था, उसके नीचे सारे पक्षी बैठकर और सृजन करते थे, चहचहाते थे और काव्य पाठ करते थे। आज स्थिति यह है कि हर मठ बन गए हैं, मठाधीश बन गए हैं और खेमों में बैठ गया है हमारे साहित्यकारों का एक जो से यानी कि सृजन का मंच था वो टुकड़ों में बट गया है। इससे बड़ा कष्ट होता है। खेमों में बटने का क्या कारण हो सकता है? हर व्यक्ति में आज महत्वाकांक्षा, जरा सा साहित्य लिख लिया, जरा से गजलें लिख ली, जरा सा साहित्य पढ़ लिया मंच पर, तो वो बहुत बड़े अपने आप को महाकवि समझता है और वो दूसरे वरिष्ठ कवियों को छोड़कर और अपना स्वयं मठाधीश और उस संस्था का अध्यक्ष बनकर और अपने नेतृत्व में उस संस्था को चलाना चाहता है। अच्छा, ये जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ रहे हैं यहाँ साहित्यकार, जिनमें से आपने भी गुरुदेव का नाम लिया, क्या उस दौर में ऐसी कुछ समस्या थी साहित्यकारों के बीच? उस दौर में गुटबंदी नहीं थी। चरणों में बैठकर डॉक्टर उमेश भी गुरुदेव के चरणों में, अवस्थी जी के चरणों में बैठकर साहित्य सृजन करते थे। उस समय एक कवि गोष्ठी या एक कवि सम्मेलन में अवस्थी जी, उर्मलेश जी, डॉक्टर मोहम्मद साथी, चंद्र प्रकाश दीक्षित चंदर, ये सब सारे यानी कि सारे कविवर और हम सब पीढ़ी के लोग सब एक साथ काव्य पाठ करते थे और कहीं कोई ये नहीं भेद था कि वो बड़ा है या छोटा है। एक दूसरे को स्नेह, एक दूसरे का सम्मान बहुत था। आज वो सम्मान घट गया और आज एक वैमनस्य और एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। देखिए, ये थे हमारे डॉक्टर राम बहादुर व्यथित जी के विचार। पुनः आपसे आगे वार्ता होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है और हम अपनी वार्ता आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर व्यथित जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपके जो साहित्य सृजन रहा है उसके लिए आपको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं आपको जितने सम्मान मिले हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, या कोई अभी ऐसी लालसा रह गई है कि मुझे इस सम्मान से मिलना चाहिए था, किसी राजनीति की वजह से नहीं मिला? ऐसा आपका क्या सोचना है? मैं परम संतुष्ट हूं। जितने अलंकरण, 30 अलंकरण और सम्मान मुझे देश के विविध प्रांतों में, दिल्ली भी गया, जबलपुर मध्य प्रदेश और सामाजिक आक्रोश ने सहारनपुर में बुलाया, मुझे अंबेडकर नगर में वंदे भारती संस्थान ने बुलाया, मुझे कादम्बरी संस्था ने जबलपुर में 2 बार आमंत्रित किया, मुझे तमाम अनेक ऐसे, मैं सब जगह गिनाऊंगा तो ग्वालियर में और जाने कहां और आगरा में। नहीं, ये जानकारी है हमें कि आपको विभिन्न प्रांतों में बहुत अच्छे पुरस्कारों से नवाजा गया है, सम्मान किया गया है आपका। मैं उसकी सूची नहीं बता सकता। 30 अलंकरण मुझे ऐसे प्राप्त हुए हैं, अगर आप मेरे कक्ष में आएंगे तो उनके चित्र में जो मुझे प्राप्त हुए हैं वो चित्र में दिखा सकता। जानकारी है सर। रही बात ये कि सबसे बेहतर बात ये कि आप संतुष्ट हैं कि आपने जो सेवा की उसका आपको पर्याप्त सम्मान मिला। अब अस्वस्थ होने के कारण मैंने, जो लोग आमंत्रित करते हैं मुझे सम्मान के लिए, अलंकरण के लिए, मैं नहीं जा पाता हूं और मैं परम संतुष्ट हूं। मुझे इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला जिसके मैं योग्य नहीं था। डॉक्टर साहब, आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, किस किस विधा में हुई हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले एक सहकारी सहयोगी संकलन छाप छोड़ती कविताएं ज्ञानेश श्रीवास्तव के संपादन में ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात ये देवदासी लघुकथा संग्रह है, पहला लघुकथा संग्रह है जिसका विमोचन माननीय मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया था और डॉक्टर उमेश इसके प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद मैंने एक काव्य संग्रह प्रकाशित कराया, इसमें विषदंत मसलने ही होंगे। जो इस तरह की विसंगतियां और विषमताएं देश में व्याप्त हो रही थी, जो अपना
नाथ जैसे बैठे हुए नेता हमारे देश को छल रहे थे, मैंने उनके लिए राष्ट्रीय संबंधों ये लिखा है कि विषदंत मसलने ही होंगे। इसका बहुत आदर हुआ, मुझे बहुत सम्मान मिला। और ऐसा है हमारे देश में बहुत हमारे ऊपर हमारी बधाइयों में ही डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी, डॉक्टर उमेश, सोमरूपा शंखधार और भूपराम शर्मा भूप, फानी बदायूनी, शकील बदायूनी, इन सब को ऐसे मैंने 70 अपने देश के मणिश्वरनाथ रेणु तक में गया, मैत्री शरण गुप्त तक गया। इन सब के इसमें समीक्षात्मक आलेख हैं और वो समीक्षात्मक आलेख प्रखर शब्द शिल्पी के नाम से बहुत पूरे देश में इसकी इतनी पुस्तकें बटी, इतनी बढ़ गई कि मेरे पास एक ही पुस्तक शेष रह गई है। तत्पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा, समीक्षाओं का लिखने का मुझे बहुत अभिरुचि थी, तो इसमें मैंने एक समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा जिसमें 80 ग्रंथों की समीक्षा, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले, इसका विमोचन बहुत बड़े स्तर पर हुआ था बदायूं क्रम में, और हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी और उसमें हमारे ये महेश गुप्ता जी भी सम्मिलित थे। और ये दर्पण झूठ ना बोले में मैंने तमाम पुस्तकें, जिसमें सोमरूपा को भी मैंने सम्मिलित किया है, भूपराम शर्मा भूप जी भी हैं, फानी बदायूनी भी हैं, इसमें तमाम साहित्यकारों की पुस्तकों की समीक्षा है। और जो मेरी अंतिम पुस्तक है लघु कथा संग्रह, वो आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, यह पुस्तक जो है अभी 4 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई है और इसको इतना पसंद किया गया। इसमें लघु कथाएं हैं और इतनी लघु कथाएं, इसमें नारी व्यथा, नारी उत्पीड़न और किस तरह से छटपटा रही है हमारे समाज की नारियां और किस तरह से उनकी व्यथाओं को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ये आंखें बोलती हैं, ये लघु कथा संग्रह है। एक बात और बताना चाहूंगा अंत में, मेरे ऊपर तमाम ग्रंथों में और तमाम पुस्तकों में, पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए, उन सब लेखों का संग्रह करके, और एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, इसमें उन्होंने हमारे अलीगढ़ के एक पत्रिका निकालते थे जर्जर कश्ती, तो जर्जर कश्ती का विशेषांक उन्होंने पूरा मेरे लिए ही समर्पित कर दिया। इसमें सारे लेख मेरी ही लघु कथाएं हैं, मेरे ही इसमें काव्य रचनाएं हैं, गीत हैं, नवगीत हैं, लघु कथाएं हैं, लेख हैं, ये सब मेरे ऊपर ही पूरा ग्रंथ, पूरा जर्जर कश्ती का विशेषांक प्रकाशित हुआ था। निश्चय ही आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आप पर विशेषांक भी एक प्रकाशन संस्था द्वारा निकाला गया, और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे ITN न्यूज चैनल के में पधारे हैं। तो ये बताइए, आपका जो विषय है लेखन का, वो समाज के लिए है, राजनीति के लिए है, परिवार के लिए, किन विषयों पर आपकी लेखनी चली है? सर्वप्रथम सामाजिक विसंगतियां, जो विद्रूपताएं हैं, जो नेताओं का एक विकृत, अंदर कुछ रूप है बाहर कुछ रूप है, और नेता किसे कहते हैं? पुरुष बाहर कुछ है अंदर कुछ है, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अलग है, अपनी माता के साथ व्यवहार अलग है, अपनी पुत्री के साथ व्यवहार अलग है, जो उत्पीड़न हो रहा है। यानी हम संक्षेप में ये मान लें कि आपने समाज की सामाजिक विद्रूपताएं और जो राजनीतिक
वैषम्य, भ्रष्टाचार या वो है, उस पर आपने की लेखनी चली है और समाज के लिए फलदायी है वो, ऐसा मैं समझता हूं आपका उद्देश्य ये रहा होगा कि आप समाज को कुछ नई दिशा दे सके। इसके बाद छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं डॉक्टर राम बहादुर वैद्य जी। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है और आइए फिर आगे पूछते हैं हम डॉक्टर राम बहादुर वैद्य जी से साहित्य के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत लंबी पारी साहित्य में बिताई है जी। आप अभी तक लगातार कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में, गोष्ठियों में जी जो हैं सक्रिय रहे हैं, सहभागिता रही है आपकी। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आप डॉक्टर अवस्थी और उमलेश जी का आपने नाम लिया, उनके युग से हैं, उन जमाने के साहित्य में और आज का जो साहित्य सृजन जनपद में हमारे हो रहा है, उसमें क्या अंतर पाते हैं? देखिए, प्रमुख अंतर यह है कि पहले सामंजस्य था, अपनत्व था, सम्मान था। सामंजस्य और अपनत्व वाली बात पर आप विचार रख चुके हैं। मैं साहित्य चाह रहा हूं कि जो साहित्य लिखा गया उस दौर में लिखा गया या उनसे पहले लिखा गया। डॉक्टर अवस्थी और उमलेश जी से पहले भी लिखा जाता था। यहाँ के फानी बदायूनी, शकील बदायूनी वगैरह के दौर से। आपने फानी और शकील का नाम लिया, मैं संस्कृत का व्यक्ति हूं। मैं आपको बता दूं, सहस्वान जिनके नाम से है, राजा सहस्त्रबाहु का किला था जी, जिसे हम आज उसावा कहते हैं, ये उष्णापुरी थी जी। और यहाँ शुक्राचार्य जैसा ऋषि विद्यमान था, ऋषि का आश्रम था और शुक्राचार्य का साहित्य आज भी उपलब्ध है। शुक्राचार्य के समय से जो आप सभी दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, जिनकी बेटी का नाम देवयानी था, उनके सारे प्रसंग हमारे बदायूं में बिखरे पड़े हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे जनपद का इतिहास इतना पुराना है कि शुक्राचार्य जी के समय से इस जनपद में लेखन कार्य चल रहा है, साहित्य लिखा जा रहा है। अब मैं आपके काल में पूछ रहा हूं, जो आप जिन कालखंडों में आपने ये साहित्य सृजन किया है और साहित्य में सहयोग किया है, उस दौर में क्या लिखा जा रहा है, क्या वो समीचीन है, और जो युवा आजकल के लिख रहे हैं वो क्या दिशा दे सकते हैं हमारे समाज को, हमारे साहित्य को? इस संबंध में आप अपने विचार बताएं। आज की नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है, उनके अंदर चेतना है, एक ललक है और आगे महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है। वे आगे बढ़ने की लालसा रखते हैं और हर विधा में अभी हमारे कई खंड काव्य प्रकाशित हुए हैं पिछले वर्षों में, और ऐसे खंड काव्य प्रकाशित हुए हैं कि जो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं। मैं नाम सबके लूंगा, बहुत समय लगेगा। और खंड काव्य प्रकाशित हुए हैं और लेखन में आपका मतलब है कि हमारे युवा साहित्यकार बहुत अच्छा रहे हैं। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता एक बहुत अच्छे व्यंगकार और बहुत अच्छे उन्होंने संस्मरण लिखे हैं और संस्मरणों पर उनकी और बदायूनी जो है बदायूनी, ये बदायूं के ऊपर उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है और एक पुस्तक और उनकी आई है। ऐसे ही और साहित्यकार हैं और बहुत अच्छा सृजन हो रहा है। मैं परम संतुष्ट हूं। उनके अंदर गति है, चेतना है और वे कविता के प्रति पूरी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक बहुत अच्छा लिख रहे हैं। भविष्य उज्जवल है। हमारे हिंदी साहित्य का भविष्य हमारी बदायूं के धरती से उभरेगा और एक क्षितिज तैयार करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। यानी आप पूरी तरह संतुष्ट हैं कि जो आज हमारा लेखन चल रहा है वर्तमान में युवा साहित्यकारों को, वो जनपद बदायूं का नाम यथावत रोशन रखेगा साहित्य के क्षेत्र में और समाज और राजनीति और परिवार को एक नई दिशा देने के लिए सक्षम है आज के साहित्य। निश्चित रूप से हमारा आज का वर्तमान का साहित्य समृद्ध है और आगे समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा आपके बारे में है कि आपने राष्ट्र चिंतन किया है और राष्ट्रभक्ति की कुछ रचनाएं लिखी हैं, क्या संदेश दिया है राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में? आप अगर दो पंक्तियां सुनाएं तो। राष्ट्र के लिए समर्पित एक रचना का मुखड़ा दे रहा हूं। स्वागत है। वीर शिवा का शौर्य कहां है,
वीर शिवा का शौर्य कहाँ है, राणा सांगा की तलवार। और चेतक समा गया पृथ्वी में, हल्दी घाटी क्यों लाचार, हल्दी घाटी क्यों लाचार। 80 घाव लगे राणा के, बाल कभी ना झुक पाया, रोटी खाई घास की लेकिन सिंह तनिक ना घबराया। सोई कहां वो सिंह गर्जना, लक्ष्मीबाई की ललकार, चेतक समा गया पृथ्वी में, हल्दी घाटी क्यों लाचार। बहुत सुंदर। और आपने अन्य किसी संदर्भों जैसे पारिवारिक या राजनीति के संबंध में कोई? पारिवारिक संदर्भ में जो सबसे हमारी आराध्या है, जो सबसे ज्यादा वंदनीय और पूज्य है, माता जी। और मातृ शक्ति के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, प्रस्तुत हैं। आंचल में जिसके स्वर्ग बसे, आंचल में जिसके स्वर्ग बसे, सृष्टि का उपहार है मां। आंचल में जिसके स्वर्ग बसे, सृष्टि का उपहार है मां, जग की पालनहार है मां, जग की पालनहार है मां। नैनों में बहता करुणा जल, हृदय में छल के प्यार सरल, हृदय में छल के प्यार सरल। और कर उठे सदा आशीष देने, कर उठे सदा आशीष देने, और गोदी में उमड़े राग विमल। साक्षात देवी है पूर्णमयी, साक्षात देवी है पूर्णमयी, ममता की जलधार है मां, और सृजन है संस्कार है मां। बहुत सुंदर आपने मां के लिए वंदना की ये। अब मैं चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं युवा साहित्यकारों के लिए? मेरा एक संदेश है, सृजन, साहित्य सृजन एक तपस्या है, और हर साधक माता सरस्वती के मंदिर में बैठा हुआ एक साधक है। हम सब, चाहे कोई बड़ा साहित्यकार है, कितना ही बड़ा सही, और कोई कितना ही छोटा सही, सब अपनी हाथ में एक देहरी पर उसके दीपक जला रहे हैं, और वो अपना अपना दीपक, उसकी ज्योति अपनी जगह, हर ज्योति का अपना महत्व है। हर पुजारी, हर जो भी साधक बैठा है, वो माँ के चरणों में बैठा है, और माँ का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो रहा है। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि एक साधना केंद्र है, साधना केंद्र है, लेखन तारतम्य, वहां पर बिना किसी द्वेष, ईर्ष्या और ऊंच नीच के भाव से अपना अपना लेखन सृजन करते हैं। तारतम्य और सामंजस्य और प्रेम और सद्भाव, श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहे। बहुत सुंदर। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, समस्त ITN चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ITN चैनल के लिए मेरी अनंत मंगल शुभकामनाएं समर्पित। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर राम बहादुर व्यथित जी। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ प्रत्येक रविवार को प्रसारित होता है। अगले हफ्ते हम पुनः किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप ये देखते रहिए आपकी बात हमारे साथ। धन्यवाद।